नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पे जो महिला दिख रही है, इसका काम सुनकर रायपुर पुलिस भी हैरान हो चुका है। कोई महिला इतना गिरा हुआ काम कैसे कर सकती है? ये सच्ची घटना है रायपुर की। मुझे पूरा आशा है कि ये पूरा कहानी सुनने के बाद आपका भी रोंगटा खड़ा हो जाएगा। तो कृपया कर वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस सच्ची घटना को शुरू से शुरू करते हैं डिटेल के साथ में, ताकि आपको समझने में आसानी होगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। रायपुर शहर के नजदीक में एक गांव पड़ता है खरोरा, और उस गांव में 27 साल का व्यक्ति जिसका नाम है किशोर सारथी, वो और उसका बड़ा भाई भगत सारथी, दोनों भाई एक साथ रहा करते थे। और दोनों ही बहुत मेहनती होते हैं और बहुत ही गरीब होते हैं। कुछ समय के बाद दोनों जवान होते हैं और किशोर सारथी का शादी होता है रोशनी से। जो रोशनी 24 साल की होती है और बहुत ही खूबसूरत होती है, और रोशनी काफी पढ़ने में तेज होती है। और जो किशोर सारथी था वो मंदबुद्धि का लड़का था, मेहनत तो करता था लेकिन वो लेबराई का काम करता था और बहुत ही गरीब था। जो रोशनी थी वो पढ़ी लिखी थी, वो अपना जीवन को अच्छे से जीना चाहती थी, लेकिन शादी उसका भी गरीबी में हो जाता है किशोर के साथ में। और वो सोचती है कि इस गरीबी से बाहर निकलने के लिए, और वो काफी ज्यादा पढ़ने में तेज होती है, तो किशोर लिबरई कर कर अपनी बीवी को पढ़ाने लगता है और पढ़ाई में कोई कंजूसी नहीं करता है। भले ही रात का 2 वक्त का रोटी नहीं खाता था और अपना कपड़ा साल में भले ही धो लेता था, लेकिन बीवी का कपड़ा लता से लेकर और पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं होने देता था, क्योंकि वो बहुत ही मेहनती होता है। और जो रोशनी होती है वो भी काफी ज्यादा पढ़ने में तेज होती है और अपने हस्बैंड मतलब कि किशोर के साथ में खुशी खुशी जिंदगी बिता रही होती है। दोनों खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे होते हैं, और रोशनी भी अपने गरीबी से बाहर निकलना चाहती थी, क्योंकि उसका नए जनरेशन आने से पहले अपना गरीबी से मुक्त होना चाहती थी। वो सोच रही थी कि मेरे बाल बच्चा होने से पहले हम एक अच्छा पैसा कमाने लगे, ताकि अपने बच्चे को एक अच्छा शिक्षा दे सके, ना कि वो भी बच्चे लोग गरीबी की इस हालत में पले बढ़े। शादी का करीब 1 साल बीत गया और रोशनी के माताजी का तबीयत घर पे अचानक से खराब हो जाता है। और अपने हस्बैंड मतलब कि किशोर से वो रोशनी बोलती है कि मुझे घर लेकर चलो, मुझे मम्मी से मिलना है। वो अपने घर जाती है बिथिया, जहां पर उसकी माँ होती है। वहां पर जाती है, करीब 15 दिन रहती है, और किशोर वहां से अपने घर आ जाता है खरोरा, और वो अपने काम काज में लगा हुआ रहता है और उसकी बीवी वहीं रहती है। फोन से जब बात करता है किशोर रोशनी से कि तुमको वहां पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा, तुम वापस से मेरे पास आ जाओ, क्योंकि लाइफ में कुछ करना है और तुम्हारा एग्जाम भी बहुत नजदीक आ गया है, तो पढ़ना तुमको जरूरी हो। रोशनी मना कर देती है। वो बोलती है कि माता जी का तबीयत बहुत ही खराब है और खाना बनाने में भी दिक्कत होता है माता जी को, तो हम यहीं पे कुछ दिन रह लेते हैं, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, हम अच्छे से पढ़ रहे हैं और मेरा जीवन अच्छे से चल रहा है, आप अपना ध्यान दीजिएगा। रोशनी अपने पति से सारा बात बता देती है और बोलती है कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बस खाना बनाते हैं और रात भर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। जो उसका पति होता है किशोर, ये बात सुनकर वो भी काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो सोचता है कि मेरी बीवी को पढ़ाई में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो किशोर होता है वो बोल देता है कि ठीक है, तुम वहीं पे रहो। और पत्नी जो होती है रोशनी, वो फोन कट कर देती है। और करीब समय बीतते गया और वो अपने घर पे ही करीब 2 महीना से ज्यादा रुक चुकी थी। रोशनी के माँ का तबीयत अचानक से रात में खराब हो जाता है और वो घबरा जाती है, क्योंकि उसके घर में मतलब कि रोशनी के घर में उसके बहन के अलावा कोई मर्द नहीं होता है। दोनों बहन होते हैं और एक बूढ़ी माँ होती है। वो घबरा जाती है कि अब रात को हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई नहीं है। वो पड़ोस में जाती है दौड़ते दौड़ते और दरवाजा खटखटाने लगती है। जैसे ही दरवाजा खुला तो उसके पीछे लीलेश नाम का लड़का होता है, और रोशनी उसे रिक्वेस्ट करती है कि चलो मेरे घर पे, मेरी माँ का तबीयत खराब है, चलो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, क्योंकि हम लोग को बाइक चलाने नहीं आता है, तुम्हारे पास बाइक भी है, मेरे साथ चलो। लीलेश तैयार हो जाता है और उसकी माँ को उठाकर अपने बाइक पर बैठाता है और हॉस्पिटल की ओर तीनों मतलब कि रोशनी,
लीलेश और उसकी माँ तीनों बैठकर उस बाइक पर हॉस्पिटल की ओर रवाना हो जाते हैं। रात के करीब 10 बज चुका था। हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर लोग इंजेक्शन लगाते हैं, कुछ टैबलेट भी खिलाते हैं और उनकी माँ का मतलब कि रोशनी की माँ का तबीयत कुछ कुछ ठीक हो जाता है। वापस से घर बिथिया 11 बजे तक वापस घर आ जाते हैं और लीलेश अपने घर चला जाता है। अब अगली सुबह लीलेश उसके घर आता है, मतलब कि रोशनी के घर। वो पूछने आता है कि तुम्हारी माँ का तबीयत कैसा है। तो रोशनी हंसते हुए बोल देती है कि माँ का तबीयत ठीक है, तुम कैसे हो। दोनों का बातचीत पहला पहला शुरू होता है और दोनों में दोस्ती हो जाता है और धीरे धीरे एक दूसरे को नंबर दे बैठते हैं। जो रोशनी होती है पढ़ाई कर रही होती है, अब ज्यादातर समय वो लीलेश के पास ही बिता रही होती है, क्योंकि नया नया जब रिलेशन जुड़ता है तो काफी ज्यादा एक दूसरे से बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वैसे ही रोशनी अपने एग्जाम को तैयारी भूल जाती है, मतलब कि एग्जाम का तैयारी करना भूल जाती है, पढ़ाई लिखाई भूल जाती है और लीलेश का प्यार में वो पागल हो जाती है। और लीलेश भी था, वो भी रोशनी से बेहद ही प्यार करने लगा था। और समय बीतते गया और किशोर रोशनी को लेने आ जाता है बिथिया और घर अपने वापस लेके चला जाता है खरोरा। और वहां पर जब जाती है रोशनी तो लीले से बातचीत करना बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो वो अपने घर पे रहती थी, तो रात में पूरे दिन में और एक दूसरे को फेस टू फेस भी मिल लेते थे, मतलब कि सामने भी बात कर लेते थे, कॉल पे बात करने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। और जब खरोरा आती है रोशनी अपने हस्बैंड के साथ में रहती है, तो वहां पे लीले से बात करने में बहुत ही दिक्कत हो रहा था और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। रोशनी और किशोर के बीच में छोटा छोटा मतभेद होने लगता है, खाना बनाने को लेकर, खाना देने के ऊपर कुछ ना कुछ छोटे छोटे बात को लेकर झगड़ा होने लगता है। जब किशोर रोशनी से पूछता है कि तुम आजकल बहुत ही मोबाइल यूज कर रही हो, पढ़ाई लिखाई बहुत कम कर रही हो, तो रोशनी बता देती है कि ऑनलाइन क्लास करते हैं फोन पे ही और मुझे बहुत ही आसान लगता है फोन पर क्लास करने में। और वो पढ़ा लिखा नहीं था तो रोशनी के बात पे विश्वास कर लेता है और समय गुजरता गया और दोनों के बीच में प्यार और उमड़ जाता है। अब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जब घर पर किशोर होता था तो रोशनी उससे बात नहीं करती थी और वो तड़प जाती थी लीलेश से बात करने के लिए और लीलेश भी तड़प जाता था रोशनी से मिलने के लिए, बात करने के लिए। किशोर से झूठ बोलकर रोशनी लाइब्रेरी के बहाने हमेशा बाहर जाती थी और घंटों लीलेश के साथ होटल में वो पल बिताती थी। समय बीतते गया और किशोर को शक हो जाता है अपनी पत्नी के ऊपर। उसका फोन चेक करने लगता है, तो उतना तो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन हमेशा देखता था कि एक ही नंबर मेरे वाइफ का फोन में, मतलब कि मेरी पत्नी का फोन में हमेशा डायल है। उसको शक होता है और उस शक के निगाह से अपने पत्नी से, मतलब कि रोशनी से पूछताछ करने लगता है कि ये नंबर किसका है। रोशनी काफी ज्यादा गुस्से में हो जाती है, कोई रिएक्शन नहीं दिखाता है, अपने पत्नी को नहीं मारता है और रात को दोनों लड़ के सो जाते हैं। दोनों के बीच में काफी ज्यादा झगड़ा हो जाता है और 10 दिन तक दोनों में बातचीत नहीं होता है। लड़ाई के बाद पति और पत्नी दोनों अलग अलग कमरे में सोने लगते हैं और रोशनी को समय मिल चुका था लीले से बात करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह किशोर बाहर कमाने चल जाता था और रात को जब आता था तो वो अलग कमरे में सोता था। रोशनी को दिन में भी समय मिलने लगा और रात को भी समय मिलने लगा। घंटों बात करने लगती है लीलेश से। रोशनी और लीलेश प्लान बनाते हैं किशोर को रास्ते से हमेशा के लिए हटाने के लिए। अब इनका प्लान शुरू होता है कि कैसे हटाया जाए, लेकिन समय बीतता गया और जो पत्नी थी रोशनी, उसको मौका मिलता ही नहीं है और ना कोई प्लान आता है। दो जो लीलेश था उसके मन में एक आइडिया आता है और रोशनी से वो बोलता है कि तुम अपने पति को घर से बाहर निकाल दो रात के टाइम में और उसके बाद छोड़ दो मेरे ऊपर, हम प्लान सक्सेसफुल कर देंगे और किसी को भनक तक नहीं लगेगा और हम लोग फिर एक दूसरे से शादी कर लेंगे। रोशनी बात मान लेती है और प्लान में शामिल हो जाती है। रोशनी अपना जेवर बेचकर 40,000 रुपए लीलेश को दे देती है कि मेरा पति का कत्ल कर दो। लीलेश 40,000 रुपए लेकर अपना प्लान करना शुरू कर देता है और रोशनी घर आकर अपने पति से बात करने लगती है, हंस हंस कर उसको अपने जाल में फंसाने लगती है। कुछ दिनों से तो दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रहा था, अचानक से रोशनी का व्यवहार चेंज हो जाता है और किशोर समझ नहीं पाता है, वो भी पघिल जाता है। वो क्या सोच रहा था कि मेरी पत्नी पीठ पीछे
इतना बड़ा साजिश कर रही है। पत्नी रोशनी जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि आप बिटिया जाइए और मेरी बहन को लेकर आइए, यहाँ पर मुझे दिक्कत हो रहा है पढ़ने में। खाना बनाते हैं और आपको खिलाएंगे तो काफी ज्यादा समय जाएगा और मेरा एग्जाम अगले मंथ में है, तो टाइम भी देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। किशोर जो होता है अपनी पत्नी के बातों में बहक जाता है और वो तैयार हो जाता है बिथिया जाने के लिए। शाम का करीब 6 बज रहा था। वो बाइक घर से निकालता है और बाहर खड़ा हो जाता है। पत्नी रोशनी बाय बोलती है और बोलती है कि जल्द से घर वापस आइएगा। और किशोर को क्या पता था कि ये मेरा लास्ट ड्राइव है। जैसे ही किशोर घर से बाहर निकलता है, ठीक उसके बाद रोशनी अपने प्रेमी मतलब कि नीलेश के पास कॉल करती है और बोल देती है कि ये मौका को गवाना मत। मेरा पति घर से बाहर निकल गया है, अब जो तुमको करना है अब करो, लेकिन रास्ते से इसको हटा दो। नीलेश बहुत ही खुश होता है और अपने दो दोस्त को कॉल करता है, अजय और देवेंद्र को। वो दोनों जाकर थार लेकर आते हैं किराए के तौर पर और पहले से ही घात लगाकर बैठे होते हैं बिथिया वाले रास्ता में। जैसे ही किशोर उस रास्ते से गुजर रहा होता है, उसी बीच में जोरदार स्पीड में थार से उसमें टक्कर मार दिया जाता है। किशोर हवा में उछल जाता है और जमीन पे धड़ाम से गिरता है, जिसके कारण उसके शरीर में काफी ज्यादा चोट लग चुका था और शरीर से मतलब कि माथे से काफी ज्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। वो अधमरा हो चुका था, लेकिन इन तीनों ने उसके बाद भी थार उसके ऊपर चढ़ा देते हैं और जब पुष्टि कर लेते हैं कि ये मर चुका है, तो उसके बॉडी को मतलब कि लाश को वहां से घसीट कर रास्ते के नीचे रख देते हैं और उसका फोन लेकर वहां से 1-2-11 हो जाते हैं। और रोशनी घर पे बैठकर इंतजार कर रही होती है नीलेश का कॉल कि कब कॉल आएगा और मुझे संतुष्टि मिलेगा, मतलब कि खुशी मिलेगा। ये इंतजार में होती है। नीलेश रोशनी के पास कॉल कर कर बोलता है कि प्लान सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया और रोशनी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ये सब करते हुए रात के करीब 10 बज चुका था और रोशनी नाटक करना शुरू कर देती है। अपने घर में बोलती है, मतलब कि जो किशोर का बड़ा भाई होता है भगत, उसको बोलती है कि अभी तक पति घर पे वापस नहीं आए हैं और हम अपने घर मतलब कि बहन के पास भी कॉल किए, वहां पर भी नहीं पहुंचे हैं। तो घर में भगदड़ सा मच जाता है और किशोर को आगे पीछे मतलब कि गांव में खोजना शुरू करते हैं और किशोर का जो नंबर होता है वो फोन स्विच ऑफ आता है। अब घर वाले और भी परेशान हो जाते हैं कि उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। 28 फरवरी 2026 के सुबह सौगौना वाटिका के इलाके में किशोर का लाश मिलता है। ग्रामीणों ने जब लाश देखा तो पुष्टि कर लेते हैं कि ये तो लाश किशोर का है और दौड़ते दौड़ते किशोर के बड़े भाई भगत सारथी को बता देते हैं कि तुम्हारा भाई का शव वहां पर पड़ा है रोड किनारे। और जो रोशनी होती है वो रोने का नाटक करने लगती है, रोते रोते अपने पति के शव के पास आ जाती है, किशोर के शव के पास, और बहुत ही रोने लगती है। अब गांव वाले सोचने लगते हैं कि किशोर की मौत कोई आम मौत नहीं है, क्योंकि उसके शरीर पे काफी ज्यादा चोट के निशान होता है और साफ पता चलता है ये कोई एक्सीडेंट मौत नहीं है, बल्कि कोई सोची समझी कत्ल किया है। और उसका जो बड़ा भाई है वो थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा देता है कि मेरा भाई का एक्सीडेंट वाला मौत नहीं है, बल्कि कोई मेरा भाई का कत्ल किया है। और उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस मौके पे पहुंच जाती है और उस जगह को अच्छे से छानबीन करना शुरू कर देती है। वहां पे कुछ मोटा गाड़ी का टायर का मतलब कि निशान होता है। पुलिस को कुछ ना कुछ सबूत मिलता है। उस धूल के ऊपर मतलब कि मिट्टी के ऊपर मोटा टायर का चिन्ह होता है। मतलब कि पुलिस को कुछ क्लू मिल चुका था कि जहां पे किशोर का शव है, यहाँ पे कोई 4 व्हीलर आया है। जो किशोर का फोन नंबर होता है वो फोन स्विच ऑफ आता है अभी तक। पुलिस उसको सर्विलांस पे नंबर डाल देती है कि वो फोन जैसे ही एक्टिव होगा मुझे पता चल जाएगा, और उसका नंबर भी ट्रेस करना शुरू कर देती है। पुलिस जब रोशनी से पूछताछ करना शुरू करती है तो वो छोटा मोटा बात बनाकर गुमराह कर देती है पुलिस को। लेकिन पुलिस को शक होता है क्योंकि उसका बात हर बार बदल रहा था, नया नया कहानी ऐड हो रहा था। तो पुलिस रोशनी का जो नंबर होता है सर्विलांस पे डाल देती है और ट्रेस करना शुरू कर देती है। तो उसमें एक नंबर सामने आता है। जो लड़का
है मतलब कि नीलेश नाम का लड़का का। पुलिस उसको उठा लेती है और दोनों से पूछताछ करना शुरू करते हैं। शक्ति से जब पुलिस पूछताछ करना शुरू करती है तो रोशनी टूट जाती है और जो नीलेश भी है वो भी टूट जाता है और दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। वो दोनों बोलते हैं कि मेरे बारे में, मेरे प्रेम के बारे में जो किशोर है उसको पता चल चुका था और हम लोग दोनों एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन बीच का अड़ंगा किशोर था, जिसके कारण उसको हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए मजबूर हो गए थे। और उसमें जो नीलेश के दो साथी थे वो भी पकड़े गए, अजय और देवेंद्र। अभी चारों जेल के सलाखों के पीछे हैं। अब सोच सकते हैं कि जो पत्नी को घर संभालना था वो पत्नी अपना जेवर बेचकर अपना पति का कत्ल करवा देती है। किशोर की मौत हमें यह सिखाता है कि रिश्ते पे भरोसा रखो लेकिन सावधान होकर। अगर अंधा भरोसा करोगे तो आपके भी साथ ऐसा हो सकता है। इस सच्ची घटना सुनाने का मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं था, ना कि किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना। अफेयर के चक्कर में अपना परिवार बर्बाद मत कीजिए। मेरा उद्देश्य ये था, आप एक दूसरे से मिलकर रहिए और ऐसे अपराध को और बढ़ावा मत दीजिए और ना आप ऐसा अपराध करने के बारे में सोचिए, क्योंकि पुलिस का मतलब कि कानून का हाथ बहुत ही लंबा होता है। आज नहीं तो कल पकड़े ही जाएंगे। अगर इस केस के बारे में आपका भी कोई विचार है तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय रख सकते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।